हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल गुड। देन टुडे आई विल डिस्कस अबाउट फ्लो ऑफ लिक्विड। फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब होता है द्रवों का प्रवाह। द्रवों के प्रवाह में हमने स्टोक के नियम तक क्या किया था, पढ़ लिया था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टोक्स लॉ। ठीक है, मतलब स्टोक के नियम का अनुप्रयोग। का अनुप्रयोग और दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अविरतता का सिद्धांत। इन दो टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्टोक्स लॉ, स्टोक के नियम का अनुप्रयोग क्या क्या होता है, मतलब हम ये जानेंगे कि स्टोक का नियम कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी अविरतता का सिद्धांत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, इसका नियम भी पूछा जाता है, नियम विथ प्रूफ भी पूछा जाता है। ठीक, तो आज हम सबके बारे में चर्चा करेंगे बारी बारी से। पहले हम जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्टोक लॉ, मतलब स्टोक के नियम का अनुप्रयोग क्या क्या होता है। पहला टॉपिक आज हमारा ये रहेगा। तो पहले टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ स्टोक्स लॉ। ठीक है, मतलब स्टोक के नियम का अनुप्रयोग हिंदी में। और कितने अनुप्रयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। एक है मिलिकन्स का प्रयोग, चलिए मिलिकन का प्रयोग। दूसरा है वर्षा की बूंदों की चाल। ठीक है, तीसरा है बादल का बनना। चौथा है पैरासूट, पैरासूट जो नीचे उतरता है, उसमें भी स्टोक्स का नियम लगता है। अभी कैसे लगता है हम समझाएंगे। ठीक है, इन चार चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम आएंगे अविरतता के सिद्धांत के बारे में, हम आपको बताएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एप्लीकेशन भी पूछा जाता है 1 नंबर में। ठीक है, मतलब पूछ लिया जाएगा बादल के बनने में किस नियम का प्रयोग होता है। ठीक है, ऐसे पूछ लेगा 1 नंबर में, क्या ही कर सकते हैं आप, अगर आता रहेगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो मिलिकन्स के प्रयोग में क्या बताया मिलिकन ने, इन्होंने इस नियम में, इस विधि में इन्होंने ये बताया कि जब वर्षा की बूंदों को हम नीचे, मतलब हवा में क्या करते हैं, गिराते हैं, तो क्या करता है ये इस विधि में जब हम, मतलब द्रव की बूंदों को यानी तेल के बूंदों को जब हम नीचे हवा में गिराते हैं तो उसके सीमांत चाल की माप करके त्रिज्या की माप की जाती है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम स्टोक के नियम में, ये मिलिकन्स के प्रयोग में। मिलिकन्स के प्रयोग में क्या इन्होंने बताया है, इस विधि में, इस विधि में तेल की बूंदों को हवा में गिराकर सीमांत चाल की माप करके त्रिज्या ज्ञात किया जाता है।
मिल्टन ने यही बताया था। यहाँ पे भी देखिए स्टोक के नियम का प्रयोग किया गया। स्टोक के नियम का प्रयोग मतलब सीमांत चाल ज्ञात करना। सीमांत चाल का फार्मूला हमने बताया था, v इज इक्वल टू होता है 2/9। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन नीटा। इस फार्मूले से ही हम इसको देखेंगे। देखिए ये सारी चीजें क्या है, ये कांस्टेंट है इतनी आर स्क्वायर को छोड़ करके, यानी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे क्यों इसका जिक्र किया गया भाई, सीमांत चाल स्टोक के नियम से ही तो आया है, तो वही चीज तो हम बता रहे हैं। इसमें इन्होंने बताया इस विधि में तेल की बूंदों को हवा में गिराकर सीमांत चाल की माप कर के त्रिज्या ज्ञात किया जाता है। मतलब भाई सीमांत चाल ज्ञात करी गया, मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। जिसकी त्रिज्या, जिस बूंद की त्रिज्या जितनी कम होगी उसका वेग उतना ही कम होगा। यहाँ देखिए एप्लीकेशन कैसे किया गया है। और जिसकी त्रिज्या अधिक होगी उसका वेग उतना ही अधिक होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम दूसरे प्रयोग के बारे में चल रहे हैं, मतलब एप्लीकेशन ऑफ स्टोक्स लॉ में दूसरा उसका एप्लीकेशन क्या है, वर्षा के बूंदों की चाल। दूसरा डाल लीजिए, वर्षा के बूंदों की चाल, मतलब आप कह सकते हैं स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स। ठीक है, स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स। ठीक, तो इस विधि में क्या देखा गया कि जब क्या होता है कि जब जलवाष्प धूल के कण और धुएं के कण पर संघनित होता है तो छोटी छोटी बूंदों का निर्माण होता है। और वो छोटी छोटी बूंदें क्या होती हैं, अपने द्रव्यमान के कारण नीचे की तरफ गिरती हैं। ठीक है, और जब ये नीचे की तरफ गिरती हैं तो इनका एक बल ऊपर की तरफ जो लगता है, श्यान बल, ये इनके नीचे गिरने का क्या करता है, विरोध करता है। लेकिन ये क्या होता है कि ये कुछ देर के बाद जो गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्व बल जो होता है, प्रभावी गुरुत्व बल जो है, इस बूंद पर जब कार्य करने लगता है तो इसकी चाल बढ़ने लगती है। जैसे जैसे इस बूंद की चाल नीचे की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे इस पे ऊपर की तरफ श्यान बल कार्य करने लगता है, जो इस के गिरने का विरोध करता है, मतलब इसे नीचे गिरने नहीं देना चाहता ये जो श्यान बल है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे प्रभावी गुरुत्व बल बढ़ता है इस बूंद पर, वैसे वैसे श्यान बल भी इस पर बढ़ता है। तो एक समय ऐसा आता है कि इस बूंद की चाल क्या होती है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी प्राप्त कर लेती है। मतलब ये श्यान बल और ये गुरुत्व प्रभावी बल इस बूंद पर क्या होता है, बराबर हो जाता है, जिससे ये कांस्टेंट स्पीड प्राप्त कर लेती है। मतलब पहले तेजी से गिरेगी बहुत जोर से, फिर इसके बाद ऐसे ऐसे एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे की तरफ गिरने लगेगी। तो एक प्रयोग यहाँ भी हो गया। देखो क्या हो गया कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे क्या है कि बूंदों की जो त्रिज्या है वो क्या है, आर के यानी क्या है, अनुक्रमानुपाती है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, बूंद की त्रिज्या का वर्ग जो होता है वो चाल के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। इस नियम में ये भी सेटिस्फाई, अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं जब जल की वाष्प धूल के कण तथा जब जलवाष्प धूल के कण तथा धुएं के कणों पर क्या होता है, संघनित होता है तो छोटी छोटी मतलब दो बार लिखा इसलिए छोटी दो लिख दिया पे, छोटी छोटी बूंदों का निर्माण होता है। ठीक है, और ये छोटी छोटी बूंदें अपने भार के कारण ये छोटी छोटी बूंदें अपने द्रव्यमान के कारण क्या होती है, नीचे की तरफ गिरने लगती हैं। आप भी साथ साथ लिखते रहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, बाद में हम यहाँ से थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। गिरने लगती हैं, क्या कहा है, नीचे की तरफ क्या होता है, गिरने लगती हैं।
अपने द्रव्यमान के कारण। ठीक है, तो क्या होता है, जब ये नीचे गिरने लगती हैं तो इन पर ऊपर की ओर श्यान बल कार्य करता है। इस बूंद पर ऊपर की ओर द्रव पर श्यान बल, ऊपर की ओर श्यान बल कार्य करने लगता है। ठीक है, श्यान बल कार्य करने लगता है, और जैसे ही बूंदें गुरुत्व बल के प्रभाव में आती हैं, गुरुत्व बल के प्रभाव में आती हैं, तो क्या होता है, बूंदों की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। तो बूंदों की चाल बढ़ जाती है। क्या होता है, बूंदों की चाल बढ़ जाती है। ठीक, और जैसे जैसे बूंदों की चाल बढ़ती है वैसे वैसे श्यान बल भी बढ़ता है ना, और इस तरह श्यान बल भी बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, और इस तरह क्या होता है, श्यान बल भी बढ़ जाता है। ठीक, और एक समय ऐसा आता है कि श्यान बल का मान प्रभावी गुरुत्व बल के मान के बराबर हो जाता है। इसको भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्यान बल प्रभावी गुरुत्व बल के बराबर हो जाता है। प्रभावी गुरुत्व बल के बराबर हो जाता है। ठीक, यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, प्रभावी गुरुत्व बल के क्या होता है, बराबर हो जाता है श्यान बल। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही प्रभावी गुरुत्व बल के बराबर होता है, प्रभावी गुरुत्व बल के बराबर हो जाता है, तो जो बूंद होती है, तो बूंद, वर्षा की बूंद एक समान वेलोसिटी प्राप्त कर लेती है, एक समान वेग से नीचे गिरने लगती है। भाई, एक समान वेग से नीचे गिरने लगती है, जिसे हम क्या बोलते थे, सीमांत चाल बोलते थे। और ये सीमांत चाल और ये वेग ना, इसी को जब एक समान वेग से नीचे गिरेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, सीमांत चाल। लीजिए, इसको भी लिख देते हैं, सीमांत चाल कहते हैं। और ये सीमांत चाल क्या होता है, इस बूंद के रेडियस के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। बूंदों के रेडियस यानी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। और सीमांत चाल का फार्मूला भी हमने बताया है कैसे ये रेडियस के होता है ना, तो v = होता है 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपान क्या r स्क्वायर, सॉरी नीटा श्यानता गुणांक है। ठीक है, तो ये इतना पोर्शन क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ से मिला करके r स्क्वायर को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, यानी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर यहाँ से निकल के आया है, यानी यहाँ यही तो बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे भी सीमांत चाल जहाँ है वहीं स्टोक का नियम है। ये भी देखिए एप्लीकेशन अब स्टोक का नियम यहाँ सेटिस्फाई हो गया, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे तीसरा जो है वो हम बताएंगे आपको, बादल का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब हम देखते नहीं है कि बादल ऊपर तैरते हुए दिखाई देते हैं आसमान में,
ना, कैसे होता है ये भी, यहाँ पे भी स्टोक का नियम लगता है ना, बादल का बनना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, ठीक। बादल का बनना क्या होता है, मतलब हम यहाँ क्या देखते हैं, जब जलवाष्प जो होता है धूल और धुएं के कण पर जब संघनित होता है, तो जो एकदम छोटी बूंदें होती है जिनकी रेडियस एकदम से कम होती है, तो क्या होता है भाई, आर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, ठीक है। जिसका रेडियस जितना ही कम होगा, जिस बूंद का रेडियस जितना ही कम होता चला जाएगा, उसका क्या होगा, उसकी स्पीड भी भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसकी स्पीड भी कम होगी, यानी चाल भी कम होगी। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, जब इनकी चाल कम होगी तो ये बादल में देखिए ऐसे ऐसे आते हुए, यानी तैरते हुए हमको प्रतीत होते हैं ना, तैरते हुए दिखाई देते हैं। ये धूल के कण या जो ये वर्षा की बूंदें हैं, हमको क्या होती है, ऊपर तैरते हुए दिखाई देती हैं। तो उसी को हम देखते हैं, जैसे लगता है कि बादल जो है क्या हो रहा है, तैर रहा है। बादल का बनना तो यही है ना। तो यहाँ पे भी देखिए स्टोक का नियम लग गया, तो एप्लीकेशन ऑफ स्टोक्स का ला यहाँ भी हो गया। और पैराशूट में भी आप अपने दिमाग से, अब इतना 3 ठो बता दिया, तो एक तो अपने दिमाग से भी आप सोच सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो ये 3 एप्लीकेशंस था। अब हम बताएंगे आपको अभिरत्ता का सिद्धांत, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी हो रही हो, उसमें आना, इस पे क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। क्या ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी अविरतता का सिद्धांत, और इस चैप्टर को हमने पूरा पढ़ाया हुआ है। एक और बचा हुआ है जिसको हम कहते हैं बर्नौली थ्योरम, और एक बहिस्राव वेग, इसी में है, उसको भी हम पढ़ा देंगे। इसके बाद हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। और जो इस चैनल पे नए लोग जो जुड़ रहे हो, ठीक है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे इसी जानकारी आप लेते रहिए, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में क्या है, जब किसी असंपीडित तथा अश्यान द्रव में, ठीक है, जब किसी असंपीडित तथा अश्यान द्रव को किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में प्रवाहित करते हैं, तो नली के हर जगह, मतलब हर जगह जहां भी देखिए, जैसे नली के हर जगह, ये है असमान परिच्छेद वाली नली, यहाँ पे इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल अलग होगा, मतलब यहाँ पे A1 होगा तो यहाँ पे A2 होगा, ठीक है। तो क्या होता है, जब किसी असंपीडित तथा अश्यान द्रव को किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में प्रवाहित करते हैं, तो ठीक है, तो धारा के हर जगह, जैसे इस अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली के हर जगह, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, तो इसके वेग और इसके क्षेत्रफल का गुणनफल क्या होता है, समान होता है। मतलब A इंटू वी इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। यही तो पढ़ा है हमने, बात समझ में आई। अब यहाँ पे असंपीडित था अश्यान द्रव का मतलब क्या होता है, असंपीडित का मतलब मैंने बताया है शुरू में ही, जिस द्रव, जिसे मान लो ये द्रव की बूंद है, मतलब हम इस पे फोर्स लगा के, इस पे दाब लगा के इसके आयतन में हम परिवर्तन ना करें, उसको क्या कहते हैं, इनकम्प्रेसिबल कहते हैं, ठीक है। जिसके ऊपर दाब लगा के, जिस द्रव के ऊपर दाब लगा के उसके आयतन में परिवर्तन ना कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं, असंपीडित। अश्यान, जिसके पास जीरो विस्कोसिटी हो, मतलब जिसके पास श्यानता हो ही ना, जिसमें सापेक्षिक गति का विरोध ना हो, उसे हम अश्यान कहते हैं। तो इसका अगर चाहे यहाँ पे आप असंपीडित अश्यान कह लो, चाहे आप यहाँ पे आदर्श द्रव कह लो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको समझाते हैं कि क्या होता है इसमें। जब किसी, लिख लीजिए, ये सिद्धांत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब किसी असंपीड्य या इनकम्प्रेसिबल, लिख सकते हो यहाँ पे, जब किसी असंपीड्य तथा अश्यान द्रव, अश्यान यानी नॉन विस्कस ना, अश्यान द्रव को किसी असमान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल,
द्रव को किसी असमान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की नली में प्रवाहित करते हैं, यानी धारा रेखीय प्रवाह करते हैं। ठीक है, धारा रेखीय मतलब जो सीधा एक ही बिंदु से द्रव का प्रवाह हो, उसे धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की नली में प्रवाहित करते हैं तो नली के हर जगह पर, नली के हर पॉइंट पर, हर बिंदु पर क्या होता है, क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल समान होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं, अविरतता का सिद्धांत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अविरतता का सिद्धांत कहते हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्षेत्रफल हो गया और ये वेग हो गया बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। यही है इसका फार्मूला। अब इसको कैसे प्रूफ करते हैं हम, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे ये आता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें कहा गया है जब किसी असंपीडित तथा अश्यान द्रव को किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में, मान लो एक नली बनाते हैं जिसका क्षेत्रफल असमान है, मतलब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या है और यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या है, अलग अलग है। मतलब अगर हम यहाँ मान लें इसका क्षेत्रफल A1 है और यहाँ पे मान लें हम इसका क्षेत्रफल A2 है, और जो द्रव जो धारा रेखी प्रवाह में बह रहा है, मतलब प्रवेश करने वाले द्रव का वेग कितना है, V1 है, और बाहर निकलने वाले द्रव का वेग क्या है, V2 है। तो जो प्रवेश कर रहा है और जो निकल रहा है, मतलब वेग भी अलग अलग होगा। ठीक है, और इस द्रव का रो क्या है, घनत्व। इस द्रव का घनत्व क्या है, रो है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि इसका क्षेत्रफल A1 है, इसका क्षेत्रफल A2 है। इस पॉइंट मान लो इसको P और इसको मान लो Q। ठीक है, P जहां से इंटर कर रहा है उसको P बोल रहे हैं और इसका क्षेत्रफल A1 है। जहां से निकल रहा है उसको Q बोल रहे हैं, उसका क्षेत्रफल क्या है, A2 है। और ये द्रव तो एक ही है, तो इसलिए इसका रो1 रो2 मत लिख देना, क्योंकि द्रव तो एक ही इंटर कर रहा है। ऐसा थोड़ा है कि यहाँ हम पानी डाल रहे हैं, यहाँ तेल हो जा रहा है ना। तो यहाँ तो द्रव एक ही है, तो इसका क्षेत्रफल इसका घनत्व इसलिए क्या हो जाएगा, केवल रो हो जाएगा। रो1 रो2 मत लिख देना। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हमको यहाँ पे इसको प्रूफ करना हो तो हम क्या देखेंगे कि 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन। तो अगर हम देखें तो अगर 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन, 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन कितना हो जाएगा भैया, 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन, यहाँ पे A1 और ये V1, A1 V1। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगर हम निकालें 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन, वो भी कहाँ, बिंदु P पर। 1 सेकंड में बिंदु P पर, 1 सेकंड में बिंदु P लिख लो यहाँ पे। 1 सेकंड में बिंदु P में से प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन A1 V1। अगर हम यहाँ देखें तो 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान, अगर हम देखें तो द्रव्यमान बराबर हमने क्या पढ़ा है, द्रव्यमान बराबर पढ़ा है आयतन गुणे घनत्व या घनत्व गुणे आयतन, यही ना पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, यही लेके रख देंगे द्रव्यमान बराबर। द्रव्यमान जब हमें निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे M1 और यहाँ पे M2। ठीक है, तो हम क्या कर देखेंगे कि M1 बराबर, हमने क्या देखा कि जब हम द्रव्यमान गुणे घनत्व करें, आयतन हमने यहाँ पे इतना निकाला A1 V1, तो यहाँ पे क्या होगा, घनत्व रो है इस जल का, तो रो गुणे A1 V1
अब ये रो आयतन गुणे घनत्व होता है, घनत्व गुणे आयतन होता है, तो घनत्व हमने यहाँ लिख दिया घनत्व के स्थान पर, आयतन के स्थान पर हमने यहाँ इतना निकाला था तो हमने ये लिख दिया। अब वही चीज 1 सेकंड में बिंदु Q से बाहर निकलने वाले द्रव का आयतन, 1 सेकंड में बिंदु Q से बाहर निकलने वाले द्रव का आयतन, तो A2V2 हो जाएगा। ठीक है, A2V2। और सेम चीजें, अब द्रव्यमान अगर निकालना हो 1 सेकंड में बाहर निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान, तो m2 बराबर रो इंटू A2V2। तो हमको क्या करना है कि हमको यहाँ पे m1 के बराबर m2 कर देना है। ठीक है, तो हमको यही ले आके यहाँ पे रख देना है, रो गुणे A1V1 बराबर रो गुणे A2V2। कुछ दिखाई दे रहा है? यहाँ रो से कैंसिल हो जाएगा, तो A1V1 बराबर A2V2। ये देखिए प्रूफ हो गया। और हाँ, अगर मान लो यहाँ पे एक कोई और, यहाँ इस बिंदु पे अगर हमको निकालना होता तो हम इसका वेग क्या मानते, V3 मानते, और इसका क्षेत्रफल A3 मानते। और किसी का निकालना होता ऐसे बढ़ता हुआ चला जाता, यानी आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, A3V3, ठीक है, बराबर A4V4। तो हम देख रहे हैं ये कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है, तो एक समान चीजें हमको मिल रही है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे। तो जाहिर सी बात है, तो हम इसको A इंटू V बराबर कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगर और भी निकलने का माध्यम हमको दिखाई देगा कि जल यहाँ से प्रवेश कर रहा है, कई बिंदु से होके निकल रहा है, तो हम उसका क्षेत्रफल अलग अलग ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन हमको कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। तो हम इससे यहाँ पे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जहां पे क्षेत्रफल हम देख रहे हैं कम है, ध्यान से सुनिएगा, जहां पे क्षेत्रफल कम है वहां पे स्पीड ज्यादा है। इसका कारण ये है कि जो धारा रेखाएं हैं ये देखिए, जहां पे क्षेत्रफल ज्यादा है वहां पे ये दूर दूर है। जैसे जैसे ये नजदीक आ रहे हैं जहां पे क्षेत्रफल कम है, इनके बीच का डिस्टेंस देखिए, यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। जैसे जैसे कम होगा, जैसे जैसे हम इसको कम करेंगे, इसका वेग जो है बढ़ता चला जाएगा। तो हमको ये लग रहा है कि बिंदु P पे इसका वेग कम होगा और बिंदु Q पे इसका वेग अधिक होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे प्रूफ हो गया, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, कि बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो प्लीज़। और जो लोग नए जुड़ रहे हो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम अगर नहीं मालूम है तो राहुल वर्मा फिजिक्स क्लासेस है। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।